हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी एस्पिरेंट तरुणा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। इस पे भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और इसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछ लिए जाते हैं कि भैया कि कौन सी हेरिटेज साइट्स ऐड करी गई, कौन से ईयर में ऐड करी गई, ठीक है, एंड इनकी लोकेशंस क्या है और इस हेरिटेज साइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सब चीज़ें हमसे पूछ ली जाती हैं पेपर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हेरिटेज साइट्स को हम लोग बोलते हैं कि हिंदी में धरोहर बोला जाता है, धरोहर साइट्स बोला जाता है भारत की, कि विश्व की धरोहर बोला जाता है इनको। तो इंडिया में हमें बहुत सारी हेरिटेज साइट्स देखने को मिलेंगी जो कि कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है, नेचुरली भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से हमें कुछ कल्चरल हेरिटेज साइट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, कुछ नेचुरल हमें हेरिटेज साइट्स देखने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि भैया कितनी हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में एज ऑफ नाउ 2024 के हिसाब से, कितनी हेरिटेज साइट्स हैं। तो 2024 के हिसाब से हमारे पास 43 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है, देखो हमारे पास जो 43 हेरिटेज साइट्स हैं इसमें से आपको कुछ कल्चरल साइट्स मिलेंगी, कुछ नेचुरल साइट्स मिलेंगी और एक मिक्स्ड साइट मिलेगी आपको, ठीक है। अब ये बताते क्या हैं, अब ये जो हेरिटेज साइट्स हैं ये हमें हमारे कंट्री की रिच हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताते हैं और आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये हेरिटेज साइट्स की इंपॉर्टेंस होती है। तो आपसे पूछ लेगा कि एज ऑफ नाउ 2024 कितनी हेरिटेज साइट्स हैं, आप बोलेंगे 43 हैं, जिसमें से कुछ कल्चरल मिलेंगी, अभी हम लोग देख लेंगे कितनी कल्चरल हैं, ठीक है, कितनी नेचुरल हैं और एक मिक्स साइट मिलेगी, ठीक है, जो कि कंट्री की किसके बारे में बात करते हैं, कंट्री की रिच हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताते हैं और उनके आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। अब ये यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट्स हैं ये स्टार्ट कब से हुआ, तो यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इस्टेब्लिश किया था 1972 में, जिसमें इसने ये बोला था कि ऐसी कौन कौन से हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, जो कि एक्सेप्शनली बहुत ही कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट है, उन साइट्स को रिकॉग्नाइज करा जाए ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, और ये जो साइट्स होती हैं, जो हेरिटेज साइट्स होती हैं ना, एक्चुअली ये बेसिकली हमें हमारे जो पुश्ते हैं, पुरानी पुश्ते हैं, पुराने जो हमारे एम्पायर्स रहे हैं, ठीक है, या पुराना जो हमारा कल्चर रहा है उसके बारे में काफ़ी कुछ हमें हिंट देते हैं, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, जिससे आगे फ्यूचर जो जनरेशन है ना, जैसे मतलब हम उस जनरेशन के लिए हम एक फ्यूचर जनरेशन है, तो हमें उन चीज़ों के बारे में कैसे पता चल पा रहा है, तो हमें उन चीज़ों के बारे में इन हेरिटेज साइट्स के थ्रू ही पता चल पा रहा है। इसीलिए यूनेस्को ने क्या स्टार्ट किया, एक वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एस्टैब्लिश किया 1972 में, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड वो जितनी भी कल्चरली एंड नेचुरल इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स होती हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, जिनसे और उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, जिससे आगे फ्यूचर आने वाली जनरेशन उन चीज़ों को क्या कर पाए, उन चीज़ों से कुछ नॉलेज ले पाए, उन चीज़ों को समझ पाए, ठीक है, अपने कल्चर को जान पाए। इंडिया ने, अब आपसे पूछ लेगा इंडिया ने ये कन्वेंशन कब साइन किया, तो इंडिया ने साइन किया 1977 में, और पहला इंस्क्रिप्शन जो इसमें ऐड करा गया था वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में वो 1983 में ऐड करा गया था इंडिया का, ठीक है। फिर हमने अभी डिस्कस किया कि इंडिया के पास टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो 43 हेरिटेज साइट्स हैं हमारी, इसमें से 35 जो है वो कल्चरल हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा आपसे, 7 आपकी नेचुरल हैं और एक आपकी क्या है, मिक्स्ड है। तो ये आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता होना चाहिए कि 43 साइट्स में से 35 जो है वो कल्चरल है, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड है। और अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि 1983 में कुछ साइट्स ऐड करी गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो कौन कौन सी ऐड करी गई थी ये आपसे पूछ लेगा। तो इसमें जो ऐड करी गई थी वो करी गई थी अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भैया ये बताइए कि पहला जो हेरिटेज साइट्स हैं जो कि 1983 में ऐड करी गई थी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में, वो कौन कौन सी ऐड करी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए अजंता, एलोरा, आगरा और ताजमहल। अजंता एलोरा आपका पड़ जाएगा महाराष्ट्र में, आगरा पड़ जाएगा आपका यूपी में और ताजमहल भी आपका कहाँ पड़ जाएगा, यूपी में, ठीक है। अब जो लेटेस्ट ऐड करेगा 2024 में, ये तो डेफिनेटली पूछेगा, ये क्या है, ये है मॉइडम्स द माउंट ब्यूरल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी। अब ये जो अहोम डायनेस्टी थे ना, ये आपकी पूछ लेगा ये अहोम डायनेस्टी कहाँ से बिलोंग करती थी, तो ये अहोम डायनेस्टी बिलोंग करती थी आपकी आसाम से, ठीक है। तो पहली हेरिटेज साइट्स को हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो जो पहली हेरिटेज डायनेस्टी है वो है आपकी जो 2024 में ऐड करी गई है, वो है मॉइडम्स द माउंट ब्यूरल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी। इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी चराइदियो आसाम में। ये कल्चरल साइट है। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे हमें ब्यूरल माउंट्स मिलते हैं, किसके, हमें यहाँ पर ब्यूरल माउंट्स मिलते हैं अहोम डायनेस्टी के, जो कि ब्लेंड है किसका, जो कि ब्लेंड है बहुत हिंदू एंड आपका तिब्बतन बर्मन ट्रेडिशंस का, ठीक है। और इसको पिरामिड्स ऑफ आसाम भी बोला जाता है। तो ये आपसे स्टैटिक में पूछ सकता है कि विच या व्हाट इज नोन एज द पिरामिड ऑफ आसाम, तो आप बोल देंगे मॉइडम्स द माउंट ब्यूरल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी इज नोन एज पिरामिड ऑफ आसाम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें अहोम डायनेस्टी के बारे में एक्सप्लेन करता है, जो कि ब्लेंड है आपका हिंदू एज वेल एज तिब्बतन बर्मन ट्रेडिशंस का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ आसाम बोलते हैं।
अब इससे एक चीज़ ना आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है और आपके पेपर में डेफिनेटली पूछी भी जा सकती है। लचित बरफुकन, ठीक है, ये एक आपके थे जिन्होंने डिफीट किया था मुगल को आसाम में, ठीक है, और आपसे ये पूछ लेगा किस मुगल एम्पर को डिफीट किया था, तो आंसर दे देंगे जिस मुगल एम्पर को डिफीट किया था वो थे औरंगजेब, ठीक है, और कब डिफीट किया था, 1671 में डिफीट किया था, और बैटल का नाम आपसे पूछ सकता है, तो बैटल का नाम था बैटल ऑफ सरायघाट, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है पेपर में, चीज़ें जो होती हैं वो कनेक्टिंग होती हैं। जैसे आप अहोम डायनेस्टी को ऐड कर दिया गया आपका किस में 2024 में, तो अहोम डायनेस्टी से अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे कि ये बताओ कौन सी चीज़ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करा गया, इससे रिलेटेड तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर ये कुछ आपकी तो आपसे पूछ लेगा लचित बरफुकन, ये भी पूछ लेगा 1671 में डिफीट किया था, बैटल का नाम पूछ लेगा बैटल ऑफ सरायघाट, और किसको डिफीट किया था, तो औरंगजेब को डिफीट किया था। अब यहाँ पर आपको कुछ वो दे रखी हैं, कुछ ये जो डायनेस्टीज़ हैं ये ट्राइबल्स के द्वारा बनाए गए, तो कुछ ट्राइबल्स आपके डायनेस्टीज़ थी, ठीक है। तो ओहोम हम लोग देख सकते हैं, ओहोम कहाँ पर है आपका, आसाम में। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कोच दे रखा है, तो कोच भी आपका ये बिलोंग करता है कहाँ से, अगर आपसे पूछ ले तो ये आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में मिल जाएगा, मतलब इन सब में मिल जाएगा आपको। फिर ये कचरियास भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मिल जाएगा, कहाँ का, आसाम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो बेसिकली मुझे ये अहोम्स दिखाना था आपको, जो कि मैंने आपको बताया था कहाँ से बिलोंग करते थे, ओहोम्स, ओहोम डायनेस्टी बिलोंग करती थी आसाम से, इसीलिए मैंने मैप इसमें ये ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऐड करी गई थी वो ऐड करी गई थी हेरिटेज साइट्स आपकी 2023 में शांति निकेतन। शांति निकेतन को अबोर्ड ऑफ पीस भी कहा जाता है, ये अबोर्ड पीस भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपका मिलेगा आपको कहाँ पर मिलेगा देखने को, तो ये मिलेगा आपको देखने को वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये जो आपका शांति निकेतन है ना, इसको इस्टेब्लिश कब करा गया था, ये आपसे जरूर पूछ लेगा पेपर में। तो इसको इस्टेब्लिश करा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में, ठीक है। अब ये एक रेजिडेंशियल स्कूल था, मतलब घर में बनाया गया था स्कूल था, जो कि एशियंट इंडियन ट्रेडिशंस पर बनाया गया था। और बेसिकली इसमें ये बताया जाता है कि ये जो स्कूल था ये आपका मतलब इसका जो विजन था ना वो काफ़ी डिफरेंट था बाकी जो स्कूल्स थे जो कि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर खोले थे। इसका जो विजन था वो ये था कि हमें यहाँ पर मतलब ऐसी पढ़ाई नहीं करनी जिसमें बच्चों के ऊपर काफ़ी दबाव क्रिएट किया जाए। ये एक ऐसा स्कूल था जिसमें बहुत चीज़ें बहुत सिंपल हुआ करती थी, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें कोई भी मतलब बेसिकली जो भी स्कूल यहाँ पर सेटअप करा गया था एक रेजिडेंशियल स्कूल था जो कि इंडियन ट्रेडिशंस पर बेस्ड था। और यहाँ पर बेसिकली रिलीजियस वैल्यूज सिखाई जाती थी एंड कल्चरल वैल्यूज सिखाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी खोली गई थी आपकी 1921 में शांति निकेतन में, ठीक है, जिसको बोला गया था यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी या फिर विश्व भारती, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश एट शांति निकेतन इन 1921 रिकॉग्नाइजिंग द यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी और विश्व भारती, ठीक है। तो आपसे भी पूछ सकता है कि जो विश्व भारती है ये कब खोली गई थी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो विश्व भारती खोली गई थी 1921 में 1921 में, ठीक है। और शांति निकेतन पॉपुलरली नोन एज टुडे एज यूनिवर्सिटी टाउन, इसको यूनिवर्सिटी टाउन भी बोला जाता है, इन नॉर्थ ऑफ कोलकाता। इसको बेसिकली एक आश्रम था जो कि बनाया गया था आपसे बनवाया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आपसे भी पूछ सकता है कि जो शांति निकेतन था जो कि पहले एक आश्रम के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको बनाया किसने था, इसको बनाया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और इस आश्रम की इंपॉर्टेंस ये थी कि इस आश्रम में कोई भी आकर रह सकता था, ठीक है, मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर आकर रह सकता था, मेडिटेशन कर सकता था और भगवान से जुड़ सकता था, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, तो ये भी आपके पेपर में पूछ सकता है। और इस पेपर में रविंद्रनाथ टैगोर से अगर देखो क्वेश्चन आया है तो रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड तुमसे फैक्ट्स पूछ लेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको एक फैक्ट पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी राइटिंग्स के लिए क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में फॉर गीतांजलि। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। मतलब पेपर में बेसिकली ज़रूरी नहीं कि बहुत चीज़ से रिलेटेड पूछे कि शांति निकेतन बताओ। अब शांति निकेतन बनाया किसने, तो शांति निकेतन बनाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर से भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। फिर आता है धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये वन ऑफ दी आपकी साइट्स है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये गुजरात में है और ये 2022 में ऐड करी गई थी, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्टोन से बनी है, ब्रिक से नहीं बनी है। ये जो आपकी सिटी है ना ये स्टोन से बनी हुई है, ब्रिक से नहीं बनी। सबसे इंपॉर्टेंस इसकी जो है वो यही है, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द साइट इज दैट द ruins ऑफ धौलावीरा डू नॉट फेस सिग्निफिकेंट थ्रेट्स फ्रॉम द वेदरिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वेदरिंग प्रोसेस हो रहा था, वेदरिंग में हम लोग जानते हैं बारिश हो रही है, धूप पड़ रही है, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, तेज़ हवा आ रही है, तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, आगे मूव ऑन करने कर जाते हैं। तो बेसिकली वेदरिंग में क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, बारिश का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, धूप का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है।
तो बाकी जो हरप्पन साइट्स थी ना उन पर वेदरिंग का इफेक्ट पड़ रहा था, लेकिन इस पर कोई वेदरिंग का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये भाई साहब स्टोन से बनी थी। ठीक है, अब आपसे धोलावीरा के रिलेटेड ये पूछ सकता है कि इसको डिस्कवर कब करा गया था? तो इसको डिस्कवर करा था 1968 में जगतपति आपके जो जोशी थे उन्होंने, और इसका जो एक्सकावेशन स्टार्ट हुआ था वो 1990 से लेकर 2005 में स्टार्ट हुआ था, और जिन आर्कियोलॉजिस्ट के सुपरविजन में हुआ था उनका नाम था RS बिष्ट। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ लेगा कि ये बताइए 5th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस या मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी थी? तो आप बोल देंगे धौलावीरा। बाकी 5 आपके नाम पता होने चाहिए। एक मोहनजोदाड़ो है, एक गनवेरी वाला है, एक हड़प्पा हो गया पाकिस्तान में, राखीगढ़ी हो गया हरियाणा में, और क्या हो गया? 5वां आपका ये हो गया। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो, गनवेरी वाला और हड़प्पा इन पाकिस्तान, एंड राखीगढ़ इन हरियाणा, एंड धौलावीरा। ठीक है, ये आपको नाम पता होने चाहिए। तो ये धौलावीरा बन रखा है रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाएंगे। ठीक है, अब आता है 2021 में। 2021 में जो साइट ऐड करी गई थी वो है रमप्पा टेम्पल। ठीक है, अब रमप्पा टेम्पल जो है ये बोला जाता है इसको बनाया गया था काकात्य डायनेस्टी के फाउंडर ने। ये फाउंडर ने नहीं, इसको बनाया गया था काकात्य डायनेस्टी के टाइम पर बनाया गया था, और जिन काकात्य रूलर के सुपरविजन में बनवाया गया था उनका नाम था गणपति देव। ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और इसको बनवाया किसके द्वारा गया था? तो इसको बनवाया गया था उनके एक जनरल थे गणपति देव के, जिन्होंने 13वीं सेंचुरी में ये टेम्पल का आविष्कार करा था, निर्माण किया था, और उनका नाम था रेचरला रुद्र। आपसे पूछ लेगा, बताइए रेचरला रुद्र कौन है? तो रेचरला रुद्र आपके गणपति देव के क्या थे? जनरल थे, जिन्होंने इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया था 13th सेंचुरी में। इसकी लोकेशन पूछ लेगा आपसे, तो इसकी लोकेशन आपकी तेलंगाना है। तेलंगाना में पालमपेट एक गांव पड़ता है, वहां पर है, और ये जो टेम्पल है इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, फिर हेरिटेज साइट्स एडेड इन 2019। तो 2019 में एक जो हेरिटेज साइट ऐड करी गई थी वो थी आपकी जयपुर सिटी, जिसको हम लोग पिंक सिटी भी बोलते हैं। इसको सिटी को बिल्ड करा था 1700 में के आसपास आके वहाँ के राजा थे महाराज सवाई जय सिंह ने, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। और यहाँ पर हमें बेसिकली ये सिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें तीनों एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, इस्लामिक, हिंदू एज वेल एज वेस्टर्न एलिमेंट्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक आइकॉनिक प्लेसेस कौन कौन से हैं? तो अंबड़ फोर्ट देखने को मिलता है हम लोग को, उसके बाद जौहरी बाजार और बापू बाजार देखने को मिलता है हमको, हवा महल देखने को मिलता है, गोविंद देव जी का टेम्पल देखने को मिलता है, नहरगढ़ फोर्ट देखने को मिलता है, और सिटी पैलेस देखने को मिलता है। तो मतलब पिंक सिटी या जो जयपुर है वहाँ पर इतनी सारी प्लेसेस या स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ भी सकता है अगर आपकी ये बताइए नहरगढ़ का फोर्ट कहाँ पर है? जयपुर में है। गोविंद जी का टेम्पल कहाँ पर है? जयपुर में है। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि हवा महल किसने बनवाया था। अब जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं? तो जयपुर को पिंक सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1876 में जो महाराज ऑफ जयपुर थे सवाई राम सिंह सेकंड, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि भैया पूरी सिटी को पिंक कर दो, क्योंकि आपके प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि प्रिंस एल्बर्ट थे वो उस सिटी में क्या कर रहे थे? आने वाले थे। इसीलिए क्या कर दिया था? इसीलिए इस पूरी सिटी को पिंक कलर से कलर कर दिया गया था। और जो पिंक कलर होता है वो हॉस्पिटैलिटी का, वार्मथ का एंड वेलकमिंग या गेस्चर का क्या होता है? एक रॉयल सिंबल होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेगा। अब दूसरा सवाल, दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है कि ये सेकंड सिटी है जिसको ऐड करा गया था। किसमें? ये सेकंड सिटी है जिसको हेरिटेज साइट्स में ऐड करा गया था। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।